Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट, जैसे ट्रंप हमेशा बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके नेशनल इंटरेस्ट हमेशा वो पहले लेते हैं। इसी वजह से तो बिरयानी खिलाई उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को, और इसी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि उस समय उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। आप हिस्ट्री में चले जाइए, जब वो अफगानिस्तान की बात आई तब पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया। जब भी पाकिस्तान रेलेवेंट होता है, लेकिन साथ में ये कहूंगा भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते, और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखने उनके लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है चीन। भारत ने बड़ा संयम अमेरिका के साथ दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। बस वो जब G20 समिट के बाद जो एक फ़ोन कॉल हुई, उस वक्त ज़रूर भारत ने, क्योंकि उस फ़ोन कॉल को का जब रीड आउट दिया, तब भारत ने बड़ा साफ साफ बताया कि भाई हमने ट्रंप साहब को भी बता दिया था कि ये घटनाक्रम था, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं था। उस वक्त शायद ये कहा जा सकता है कि भारत ने थोड़ा सा एक एटीट्यूड दिया था अमेरिका को। लेकिन अब उसके बाद क्वाड में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें होना, आप इसका कोई अमेरिका के रवैये में परिवर्तन के तौर पर देखते हैं इसका असर? अमेरिका के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका विज़ावी इंडिया, विज़ावी पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके लिए एक ऐसी स्पेस देता है जहाँ पर उसका कोई फ़ायदा होता है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी है। देखिए, दोस्ती में और सेवा में फ़र्क होता है। तो आप दोनों पाकिस्तान सेवक है वो, इसमें कोई ऐसी, तो इसलिए उसको आप उस तरह से मत जोड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका को, जैसा अक्सर मैं कहता हूँ कि ब्लू आइड और कॉम्पिटेंट दो लोगों को आप कभी मुकाबला मत कीजिए। ब्लू आइड जो होते हैं उनको यदि आप कॉम्पिटेंस के पैमाने पर, स्केल पे खरा उतारना चाहेंगे तो आप परेशान होंगे। तो वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड अपने तरीके से काम करते हैं, उनके लिए सरकार जो देश काम करता है। लेकिन विदेश मंत्री ने अमेरिका की ज़मीन पर जो बात कही, वो भी एक एटीट्यूड है। आपने कहा कि उस दिन एटीट्यूड दिखाया था, आज भी ये एटीट्यूड है कि आप सारी बातें कर रहे हैं, टेररिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। और अमेरिका भारत को छोड़ ही नहीं सकता। एक तो ट्रेड को लेकर भी आप बहुत मजबूत हैं, दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आपकी है वो बहुत मजबूत तरीके से वहाँ पर है, और अमेरिका को पता है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे दुनिया में अब कोई देश ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि भारत को इग्नोर किया जा सकता हो, लेकिन उनको अपनी ज़रूरत होती है, तालिबान के लिए ज़रूरत होती है, ईरान के लिए ज़रूरत होती है, तो लंच डिनर जो भी है वो हो गया, उसमें कोई ऐसा बड़ा परेशानी नहीं होती। और जो वेंस साहब का भी आपने जिक्र किया, विदेश मंत्री जी ने, वेंस साहब के लिए विदेश मंत्री ने पहले भी यही बात कही थी। आप नहीं सुनते हैं, आप मतलब विपक्ष के जो नेता हैं हमारे, उस बात को नहीं सुन रहे। जेडी वेंस के फोन की बात विदेश मंत्री ने पहले भी कहा कि जेडी वेंस का फोन आया था उपराष्ट्रपति का। आज उन्होंने उसको दूसरे तरीके से पूरा खुलासा किया कि भाई प्रधानमंत्री के साथ बात हुई थी और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और वो सारी बातों को ज्यादा थोड़ा सा और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लेकिन वेंस के फोन की बात उन्होंने पहले भी कहा था, और ये भी कहा था कि दुनिया भर के देश इस तरह से बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब मीडिएशन नहीं होता। ठीक है, और तो क्या गारंटी है कि अब ट्रंप 16वीं 17वीं बार वो बात नहीं बोल भी देंगे? मीडिएशन तब होगा ना जब आप मानेंगे। देखिए, मीडिएशन कब होता है? आप अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं तो ठीक है, बात कहने में तो आप फोन पर बात करेंगे तो कहेंगे कि अच्छा मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप मना कर देंगे भाई ये बात आप क्या कर रहे हैं? वो हमारे जैसा आपने कहा, हमारे लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हाँ, वही, इसलिए तो वो परेशानी है। और क्वाड में जो बात हुई है वो चारों देश का कॉमन एनिमी चाइना है, तो उस मसले पर उस तरह से बात हो रही है। और भारत का ये रुख मुझे लगता है हमेशा ही मजबूती का रुख है। लेकिन मैं अभी सोच रहा था, हालांकि वो तो बैल साहब बता सकते कि वो एक सिस्टम में ही है। अभी यूएन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी कर रहा है पाकिस्तान इस महीने, तो वो भी एक मुद्दा है। और उस समय भी काउंटर टेररिज्म और ये सारी बातों पर उसमें चर्चा होनी है, पीसफुल ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करनी है। उस समय वो प्रेसिडेंसी कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये बता दिया कि हम किसी की तरफ ताक नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला होता है या हमारी कोई सिक्योरिटी नीड है तो आप जरा हमारी मदद कीजिए। हमें जो करना था हमने कर दिया। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा तो की जाती है कि अगर आप मेरे स्ट्रेटेजिक एलाय, आप मुझे कहते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरे कंसर्न्स के प्रति सहानुभूति रखेंगे, खासकर सुरक्षा मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर के। तो ये अपेक्षा की जा रही है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर एक लिवरेज रखते हैं, अमेरिका ज़रूर रखता है, तो आप उसको इतना तो कह ही सकते हैं ना। जैसे हमको फ़ोन करके बताया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैं हमला कर दूंगा, तो हमने तो पाकिस्तान को बोलो अब जाके कि तुम अगर नहीं सुधरे तो फिर हम भारत को नहीं रोक पाएंगे।
ये किरदार अमेरिका अदा करेगा क्या, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है उसकी एक लाइन की बात है, ये सब उसके इर्द गिर्द है। ट्रंप को ट्रेड डील चाहिए। 2016 से 20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर कोशिश करके वो टैरिफ में अपने लिए कोई लाभ नहीं ले पाए। अब इस वाले कार्यकाल में उन्होंने नए सिरे से रणनीति अपनाई। उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जैसा नेगोशिएटर है वो मानेगा नहीं। जो नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक टीम है, जो ट्रेड टीम है, वो अच्छी नेगोशिएटर है, अच्छा बार्गेन करती है। आप उसके सामने तर्क आपकी टीम नहीं रख पाती। तो अब उन्होंने जो जिसको कहते हैं ना कि पहली बार हुआ होगा कि किसी यूएस पॉलिटिशियन ने इतना ब्लंट तरीके से, इतना बल्कि कहेंगे भौंडे तरीके से, इतने भौंडे तरीके से डिफेंस पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को एक साथ किया है, जो खतरनाक है। ये हमारे लिए नहीं खतरनाक है, ठीक है, यहां विपक्ष जो भी कहे वो भी जानते हैं, ये अमेरिका की नीति के लिहाज से खतरनाक है। इस पूरे मसले में अगर आप ध्यान से देखें, जेडी वैंस की बात जयशंकर जी पहले कह चुके हैं। जेडी वैंस खुद कह चुके थे भाई कि हम नहीं रुकवा पाएंगे युद्ध वगैरह। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने उनको साफ साफ बता दिया था, जो कुछ हुआ वो घटनाक्रम है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं। मेरा एक ये भी मानना है, और मैं बहुत पहले मैंने कहा कि अब भारत को इस मसले पर देश में या देश के बाहर इसकी बात करना बंद कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। किसकी बात? आतंकवाद की बात? नहीं, ये बात कि हमने युद्ध किसने रुकवाया, ये बड़ा विचित्र है। और मैं कहूंगा कि ये अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो डिप्लोमेसी में हर चीज की एक, जिसको कहते हैं ना, आयु होती है, एक समय होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। भारत को अब ट्रंप की किसी भी बात का ये जवाब देने से बचना चाहिए, वो कुछ भी होता रहे। उनको क्या बताना है, टेररिज्म पर हमने क्या क्या किया वो अमेरिका में भी बताएं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बताया ही, हर जगह बताएं, और ये भी बताएं कि हम और आगे क्या क्या कर सकते हैं, वो भी लगातार बताते रहना जरूरी है। हमारी अपनी ताकत के बारे में बताना जरूरी है। और एक चीज और भारत के लोगों को विशेषकर समझना चाहिए, ये जो नई ग्रुपिंग है, ये G7 जैसी भले न हो, लेकिन ये दुनिया की एक और एलीट अभी ग्रुपिंग है। मतलब आप जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो प्योर किस पर्पज से है, पूरे के पूरे इस हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में ये शांति के लिए, जो कारोबारी समझौते के लिए, विवाद को बचाने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका सबका दुश्मन चीन है, लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है, वो पूरा ट्रेड रूट है। वो इतना भर नहीं है कि एक दूसरे के यहां वो उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। दूसरी क्या चीज है, जब हम कह रहे हैं कि एलीट ग्रुपिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत SCO में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है, लेकिन वहां क्या है कि धीरे धीरे उस ग्रुपिंग को बड़ा किया जा रहा है। यानी वो लोग समझौता करने में उस ताकत को कम इस्तेमाल करते हैं। यहां भारत अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। तुरंत के लिहाज से कहें तो SCO में वहां पहलगाम नहीं आया, दूसरी चीजें आई, लेकिन जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों का एक ग्रुप है, तो वो कह रहा है कि हमने ये जो पहलगाम, जो आतंकवादी घटना हुई, इसकी निंदा करते हैं। हमारा जो भारत का अधिकार है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेड डील हो जाने दीजिए, ट्रंप कहीं नहीं गए हैं, लौट के आए। अच्छा, समीर साहब, मैं आपको ये भी बताऊं पाकिस्तान में इस बीच क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी तो देखते हैं ना कि भाई अमेरिका गए हुए हैं, भारत के विदेश मंत्री, ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज कर रहा है, और पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों के जलसे करा रहा है। पाकिस्तान से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर यह लगता है कि आसिम मुनीर ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के आतंकवादियों को फ्री हैंड दिया हुआ है। और ये आतंकवादी खुलेआम भारत पर हमले की चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं। पाकिस्तान में लश्कर, जैश, हिजबुल, इनके आतंकवादी अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, आसिम मुनीर तुम सीधे अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करो, सोमनाथ पर हमला करो। कैमरे पर ये ऐलान हो रहे हैं। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मीटिंग्स में तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा दिखता है। इन जलसों में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद को एक फ्रेम में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सेना लश्कर के ऐसे आतंकवादियों को बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पीछे खड़ा करके उनकी ये जिहादी स्पीच दिलवाती है और आतंकवादियों को VVIPs की तरह ट्रीट कर रही है। बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आतंकवादी खड़े हुए हैं और उसके पीछे से वो भाषण दे रहा है। और पाकिस्तान के ये आतंकवादी जो हैं, ये सरेआम ये कह रहे हैं कि अब भारत में राम मंदिर पर हमला करो। क्यों? क्योंकि हमने जिन आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे, ये कहते हैं कि वो मस्जिद के ऊपर हमले थे, उसका बदला लो। सुनिए। अगर बहावलपुर की औरतें शहीद हो सकती हैं, तो मैं
पाक फौज से एक मुतालबा करता हूँ, आपने भी मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं? मस्जिदों को टारगेट किया। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं। मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है, तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। अब दुनिया को लेकिन ये सब नहीं दिखाई देता है समीर जी। देखिए, पहली बार तो नहीं कि मतलब पाकिस्तान में इस तरह से खुलेआम आतंकवादी जो मानसिकता के लोग जो आतंकवादी वो भारत को चुनौती दे रहे हैं और भारत में बड़ा हमला करने के लिए सेना को ललकार रहे हैं। ऐसे सारे लोग पाकिस्तान में पनाह पाते रहे जो भारत पे आतंकवादी गतिविधियां करते रहे। दाऊद इब्राहिम तो लंबे समय पाकिस्तान के अंदर रहा, वहाँ के अधिकारियों के साथ वो बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता रहा, उसके फोटो आते रहे और पाकिस्तान कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है, वही दाऊद इब्राहिम भारत के अंदर सारे अपराध करता रहा, वो हमले करवाता रहा, वो ड्रग्स बेचता रहा, वो नकली करेंसी बेचता रहा, वहाँ सुरक्षित रहा। ओसामा बिन लादेन तो जब मारा गया तो पाकिस्तान के अंदर था, जिसने अमेरिका में इतना बड़ा हमला करवाया वो पाकिस्तान में सुरक्षित था। बाद में जब पता हुआ तो पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका की फौज ने उसे मारा। तो हमेशा से पाकिस्तान इस तरह के आतंकवादियों का समर्थक रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थान देता रहा है। अब बात यह है कि जब भारत के अंदर इतने बड़े हमले हो रहे हैं तो अमेरिका को देखना चाहिए कि आप क्या उनके सेना प्रमुख के साथ बैठकर डिनर करोगे? क्या मार्को रूबियो ने कहा कि जो पाकिस्तान कर रहा है ये बहुत गलत है और पाकिस्तान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगना चाहिए। आप पाकिस्तान को सारी सुविधाएं देते हो, पुचकारते हो, वो कुछ करता है तो एक बार उसको आप हड़का देते हो, लेकिन बाकी पाकिस्तान को आप मदद करते हो। ट्रंप ने वो तस्वीरें नहीं देखी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के जनरल थे, उसके बाद भी बुलाया। वो देखा होगा, इंटेलिजेंस इनपुट होता है इनके पास, अमेरिका की खुफिया एजेंसी पूरी इनपुट दे रही होगी किस तरीके से वो आतंकवादियों को वहां तैयारी किया जा रहा है, कैसे लॉन्च पैड वहां तैयार किए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। तो ये अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि अमेरिका पाकिस्तान को बताए कि भाई अगर भारत पे आप इस तरह से हमले करोगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं और हम ना आपके साथ व्यापार कर पाएंगे ना आपको रक्षा के दे पाएंगे। लेकिन अब चीन उनके पीछे खड़ा हुआ तो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो सबकी मजबूरी है, वो चीन की भी मजबूरी है, वो पाकिस्तान। डर किससे रहे हैं? ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हैं। मतलब आतंकवादी किससे डरा? लोग आतंकवादियों से डरते हैं तो समझ में आता है। ये तो वो वहां पर नामालूम अफराद तो घूमते ही रहते हैं ना मोटरसाइकिल पर, अननोन गनमैन, उनका डर होगा, उन्हीं का डर हो सकता है।